चलो बेटा, जय श्री श्याम सभी को। तो कल हमने क्लास में डिस्कस किया था कि सप्लाई की डेफिनेशन क्या है। तो सप्लाई के अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किया था आपके साथ, चैप्टर नंबर 3 चल रहा था अपना। हमने ये देखिए, all form of supply of goods or service both such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or dispose of, made or agreed to be made, मतलब दिया या देने का एग्रीमेंट किया, ठीक है, फॉर ए कंसिडरेशन बाय पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ये हो गया था बेटा नंबर 2, मेंबर वाला हो गया। नंबर 3 बेटा इंपोर्ट ऑफ सर्विस। नंबर 4 ये चल रहा था अपना द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल फर्स्ट, मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट ए कंसिडरेशन, मतलब जो एक्टिविटी शेड्यूल फर्स्ट में, क्या बेटा, जो एक्टिविटी शेड्यूल फर्स्ट में है, अगर वो एक्टिविटी करते हो तो विदाउट कंसिडरेशन के भी हम क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। उसमें क्या था, नंबर 1 परमानेंट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स ऑफ बिजनेस। क्या कहते बेटा, परमानेंट ट्रांसफर। उसका बहुत बड़ा एग्जांपल दिया था, उनका इनपुट लिया, फिर आप बेच रहे हो तो उस पर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। यहाँ से स्टार्ट किया था बेटा अपनों ने। मैंने कहा था ये क्वेश्चन बनता है आपका, याद करो। एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, सेक्शन 71C। समझ आ गई मेरी बात। ये किस में मेंशन है बेटा, शेड्यूल फर्स्ट में। किस में मेंशन है, शेड्यूल फर्स्ट में। सुनो बेटा, ये देखो ये लिखा हुआ है, आपसे पूछ सकता है कि ये किस में मेंशन है, शेड्यूल फर्स्ट में। ये रहा शेड्यूल फर्स्ट में, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ बिजनेस एसेट्स। ये हो गया था, कोई डाउट है? आपने बिजनेस की एसेट्स को अगर परमानेंट ट्रांसफर किया है तो बेटा उसको हम सप्लाई मानेंगे और उस पर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। क्योंकि आप जब खरीद के लाए थे, जब आप खरीद के लाए थे तब उस पर जीएसटी दे के आए थे, तो उसका गुड्स पे क्या ले लिया आपने, इनपुट ले लिया। अब आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसको वापस बेचोगे तो हम उसे सप्लाई मानेंगे। सर क्यों मान रहे हो भैया, जब खरीद के लाए थे तब इनपुट भी तो दिया था हमने आपको। बोलो बात समझ आई नहीं? अब घर वाले केस में ऐसा क्यों नहीं होता, घर पे आप एलईडी खरीद के लाए, आप देखो आप खरीद के लाए, आप अपने डोमेस्टिक पर्पज के लिए लाए हो, आपने उसको जीएसटी पे किया, दुकानदार को बिल्कुल बिल देगा पक्का आपको वो, बोलो। अच्छा आपके पास जीएसटी नंबर तो है नहीं, आप लाए, आप ये नहीं देखते कितने की 30,000 की, उसमें बिल में जीएसटी जुड़ा हुआ होगा, आपने ला के अपने घर पे यूज करनी स्टार्ट कर दी। अब आप जितना दुकानदार को जीएसटी दे के आए उसका आपने इनपुट लिया, आप बिजनेस थोड़ा करते हो, नहीं लिया ना। अब आप उस पुरानी एलईडी को सेल करते हो तो आपकी सप्लाई नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी बिजनेस एसेट्स नहीं है वो। समझ आ गई मेरी बात? चलिए नंबर 2 है बेटा, हाँ ये करवा दिया था, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। हेड ऑफिस ब्रांच का एग्जांपल दिया था, ठीक है, कंपनी, उसका डायरेक्टर, पार्टनर, फर्म, ये आपस में क्या है, रिलेटेड पर्सन। स्पाउस, हस्बैंड वाइफ, रिलेटेड पर्सन है। चलिएगा उसके बाद ये भी करवा दिया था मैंने, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। मैंने ये बताया था एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय में आपस में कोई भी चीज दी तो हम उसे सप्लाई मानेंगे। फिर मैंने एग्जांपल ये दिया था बेटा कि 50,000 रुपए तक, क्या बेटा, तो उसे सप्लाई नहीं मानेंगे। ये देखो, नॉट एक्सीडिंग ₹50,000। दो सेक्शन 15 of this act consider employer and employee as related person, but as per the schedule 3rd of this act, service rendered by an employee during his service period shall not be considered as a supply. Supply of goods or service. Similarly, as per schedule 1st of this act, gift not exceeding ₹50,000 in value in a financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or service or both. सुनना बेटा ध्यान से,
मतलब ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को भी कोई भी गिफ्ट दिया हो तो 50,000 रुपये तक तो सप्लाई मानेंगे नहीं। 50,000 से ज़्यादा है, कोई एसेट्स भी दी हो, कंप्यूटर, लैपटॉप, बाइक, कार, तो 50,000 रुपये तक तो हम मानेंगे नहीं। उससे ज़्यादा है तो क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। लेकिन साथ में एक बात और ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय क्या देता है? सर्विस देता है। देखा जाए तो सर्विस टैक्स लगना चाहिए, बट नहीं, क्योंकि उसमें इनकम टैक्स में उसमें क्या इनकम टैक्स लग जाता है। तो एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय ने सर्विस दी है, उसके बदले में क्या मिलती है उसको? सैलरी मिलती है। तो वो जो सर्विस दे रहा है, जॉब कर रहा है, उसके पास वो जीएसटी में कवर नहीं है। नहीं तो बहुत गलत काम हो जाएगा, हर तनख्वाह के ऊपर, सैलरी के ऊपर क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। इसलिए वो उसके अंदर कवर नहीं है, साफ लिख दिया इसमें। बात समझ आ गई? मतलब क्या कवर, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई क्या क्या गिफ्ट किया और 50,000 से ज्यादा हो तो हम उसे क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। बात समझ आ गई बेटा? चलिए उसके बाद नेक्स्ट 1, 2, पहला क्या पढ़ा था हमने? आपने बिजनेस के एसेट्स को ट्रांसफर किया, एक नंबर। दूसरा क्या पढ़ा था बेटा? सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। अब रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के पॉइंट चल रहे हैं, ध्यान देना। रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के पॉइंट चल रहे हैं। रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन में क्या होता है, चलो मैं बता ही देता हूँ। रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन ने सप्लाई की हो आपस में एक दूसरे को बिना कंसिडरेशन के, तो क्या मानेंगे? ठीक है। अब रिलेटेड पर्सन में कौन कौन आता है मैं बता देता हूं आपको, चलो ABCDEFGH समझा देता हूं। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15, ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है आपको, जो सेक्शन बोलो वो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब सेक्शन 15 में लिखा हुआ है कि कौन रिलेटेड है, बस ये बात है। ठीक है। नंबर 1, सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर इन ईच अदर बिजनेसेस। ठीक है। मतलब सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर इन ईच अदर बिजनेस। मतलब एक एक्स लिमिटेड है और वाई लिमिटेड है, दो कंपनी है। क्या बेटा? एक्स लिमिटेड और उसमें राम नाम का व्यक्ति दोनों कंपनियों में या तो डायरेक्टर है या ऑफिसर है, तो मतलब दोनों में काम करता है वो, तो उन दोनों कंपनियों को क्या मानेंगे? रिलेटेड मानेंगे, क्योंकि एक कॉमन है व्यक्ति दोनों में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन के, और मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है, मैं वहां पर भी काम कर रहा हूँ, तो ये एजुकेशन केयर और बिजनेस दोनों आपस में क्या मान जाएंगे? एक कॉमन व्यक्ति है। अब आपको पता है ये भी मेरा वो भी मेरा, तो यहाँ से कोई भी चीज़ मैं फ्री में भेज सकता हूँ, चलती तो है ना मेरी। समझ आ गई मेरी बात क्या? तो एक कॉमन व्यक्ति अगर दोनों में काम करता है, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे समझो, ये मान लीजिए एक्स लिमिटेड कंपनी है और ये वाई लिमिटेड कंपनी है। राम नाम का व्यक्ति है बेटा ये, इस कंपनी में ये ऑफिसर है, ऑफिसर का मतलब मैनेजर है मान लो, क्या है? और इस कंपनी में ये मैनेजर है या ये डायरेक्टर है, या ये डायरेक्टर, मतलब या तो मैनेजर डायरेक्टर है, कुछ भी हो सकता है। बड़ी पोस्ट है ना बेटा मैनेजर डायरेक्टर, समझ रहे हो? तो इसमें भी काम करता है और इसमें भी काम करता है, तो इन दोनों कंपनियों को क्या मानेंगे? अपने रिलेटेड पर्सन मानेंगे। इनको भी क्या मानेंगे? रिलेटेड मानेंगे। इसको भी क्या मानेंगे? जुड़ा हुआ है ना सारा, कनेक्टिविटी आ गई। आगे बात समझ में? चलिए अब कहता है सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर इन ए बिजनेस। मतलब सीधी सी बात है, लीगल रूप से वो पार्टनर है, मतलब फर्म में। समझ आ गई? तो फर्म में पार्टनर है, तो फर्म और पार्टनर आपस में क्या माने जाएंगे? रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भी क्या माने जाएंगे? रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। समझ आ गई? एनी पर्सन वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड own or control 25% or more of the voting right of share or both of them।
ये श्याम है, ये एक्स, ये वाई लिमिटेड। इस कंपनी में वो 25% या उससे ज़्यादा शेयर होल्ड करता है। क्या होल्ड करता है? शेयर। या इस पे कंट्रोल करता है, इतना कंट्रोलिंग पावर है। और साथ में 25 या इससे ज़्यादा इस पे भी कंट्रोल करता है। मतलब इस कंपनी की, दोनों कंपनियों में क्या बेटा? कंट्रोल है। दोनों कंपनियों में शेयर होल्डर है, और शेयर होल्डर भी कितने परसेंट से ज़्यादा है। तो ये दोनों कंपनी आपस में क्या मानी जाएंगी? आगे समझो, बस इतना बहुत है। रिलेटेड के बता रखे, इतना यूज नहीं होगा, इतना बहुत है। सीए में होता है ना, तो मतलब इसकी पूरी सर्जरी करते हैं, बी कॉम लेवल पे इतना बहुत, मतलब ये रिलेटेड होते हैं। अच्छा, अब इसने क्या किया बेटा? कहता फैमिली में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, ये जरूर देख लो। फैमिली के पर्सन भी आपस में क्या है? रिलेटेड है, वो तो सबसे बड़े रिलेटेड है, रिलेटेड पार्टी। फैमिली के अंदर कहता है फैमिली मीन्स द फॉलोइंग। फैमिली में क्या कहेगा? मतलब हस्बैंड जो कर, हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड, दोनों आपस में क्या है? रिलेटेड पार्टी, सबसे बड़ी रिलेटेड पार्टी है। बोलो गलत है मुस्कान? प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है। स्पाउस मतलब हस्बैंड और वाइफ, एंड चिल्ड्रन ऑफ ए पर्सन मतलब उनके बच्चे, रिलेटेड है बेटा, बिल्कुल है। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, माता पिता, दादा दादी, बोलो बेटा। ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द पर्सन ऑफ, दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन। मतलब उसके भाई बहन, माता पिता और भी आपके रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे, समझे? द पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द पर्सन, इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन, उस पर्सन पे क्या है बेटा? डिपेंड है, तो वो भी माता पिता, दादा दादी, ब्रदर सिस्टर भी रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। ये सारा का सारा बेटा आगे बात समझ में, बोलो। पहला था परमानेंट ट्रांसफर करिए आपने एसेट्स को, दूसरा क्या था? रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पार्टी, ठीक है। तो हमने रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन में फर्क होता है। ये सारे पर्सन में देखो बेटा, व्यक्तियों की बात हो रही है लगभग से, ठीक है। रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन में फर्क है। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन ये पढ़ी हमने, ठीक है। ये इसी का एक पॉइंट था बेटा, कौन सा? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ बिटवीन द एम्प्लॉय, मतलब रिलेटेड का ही पार्ट है। अभी तक हमने कितने पॉइंट किए? दो ही किए हैं। कितने पॉइंट किए? पहला क्या? परमानेंट, दूसरा क्या? रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन। उसमें एग्जांपल दे दिया भाई, एम्प्लॉयर का ये रहेगा, फैमिली का मतलब ये है, रिलेटेड पर्सन का मतलब ये है, डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब ये है। डिस्टिंक्ट पर्सन बताता हूँ क्या होता है, सुनना। जब भी ये लिखा हो ना, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, ठीक है, ओके। ए पर्सन shall be considered as a distinct person in the following situation। कहता है इस सिचुएशन में एक व्यक्ति डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। सर क्यों बता रहे हो? सेम बात है, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए। रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन सेम बात है, लेकिन हल्का सा क्या है? डिफरेंस है। मतलब कुल मिला के बात ये है, युवराज रिलेटेड पर्सन की हो या डिस्टिंक्ट पर्सन में आपस में गुड्स की या सर्विस की सप्लाई हो विदाउट कंसिडरेशन के, तो कोमल बेटा उसे हम सप्लाई मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। देखो, according to section 25, for a person who's obtained or is required to obtain more than one registration, whether in one state, union territory, or more than one state or union territory, shall be in respect of each such registration be treated as distinct person for the purpose of this act। समझ में नहीं आया होगा, ये मैं समझाऊंगा तब समझ में आएगा, सुनो ध्यान से। मेरी बेटा एक फर्म है RS इंडस्ट्रीज, कल बताया था मैंने आपको, RS इंडस्ट्रीज। उसका रजिस्ट्रेशन मैंने यहाँ करवाया, कल बताया था ना आपको शायद मैंने। उसका रजिस्ट्रेशन मैंने यहाँ कराया है, हेड ऑफिस मैंने उसका यहाँ दिखाया है गंगानगर, ठीक है। और उसका GST नंबर लिया हुआ मेरा। जब यहाँ से मैं कोई व्यापार करूँगा राजस्थान से, तो उसका टैक्स किसको जाएगा? राजस्थान गवर्नमेंट को।
सेम स्टेट में बेचूंगा CGST SGST लगेगा, अदर स्टेट में बेचूंगा IGST लगेगा। अब मैंने क्या किया, एक इसकी यूनिट या ब्रांच जो मर्जी बोल लो, यूनिट या ब्रांच पंजाब में खोल दी, मुक्तसर साहिब, श्री मुक्तसर साहिब पूरा नाम, वैसे मुक्तसर बोलते हैं, पूरा नाम क्या है, श्री मुक्तसर साहिब, वहां पंजाब में मैंने खोल दी इसकी ब्रांच यूनिट। अब मैं यहां से परचेज सेल करूंगा, कहां से, यहां से, तो इसका टैक्स, ये मान लो पंजाब वाले यूनिट से मैंने बठिंडा बेचा गुड्स, GST लगेगा, लगेगा, बट वो GST किसको मिलेगा, पंजाब गवर्नमेंट को। तो बताओ यहाँ पर GST नंबर अलग से लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, सर उसी नंबर पे भर देना रिटर्न, उसी नंबर पे भरूंगा तो रास्ता गवर्नमेंट को चला जाएगा, समझ रहे हो। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दूसरे स्टेट में मेरी ही यूनिट है, मेरी ब्रांच है, बट इसका भी GST नंबर अलग से लेना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ले लिया। अब ये दोनों यूनिट ऐसे में तीसरी खोल ली, चौथी खोल ली, उत्तराखंड में खोल ली, समझ रहे हो। अब ये आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे, रिलेटेड भी बोल सकते हो, लेकिन रिलेटेड वो है और डिस्टिंक्ट भी है, मतलब एक ही है दोनों का। मतलब रिलेटेड को दो या डिस्टिंक्ट पर्सन को दो, विदाउट कंसिडरेशन के आपने सप्लाई की है, तो विदाउट कंसिडरेशन के आपने गुड्स दिए हैं या सर्विस दी है, तो हम उसे सप्लाई मानेंगे। बोलो समझ आगे नहीं आगे, ये बताया इसको, ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया मतलब, क्योंकि कई बार 2 नंबर में बोले था डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, कि एक बिजनेस है, उसकी दूसरी यूनिट है या ब्रांच है, तो उस ब्रांच का क्या करवा रखा है उसने, GST में दूसरा रजिस्टर करा रखा है, तो पहला और दूसरी दोनों आपस में क्या कहलाएंगी, डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। चलिए रजिस्टर हो गया, हाँ। पहला पॉइंट ये था परमानेंट ट्रांसफर, बोलो बेटा। दूसरा क्या था, रिलेटेड पर्सन। और तीसरा है, वो बीच में उसके बारे में डिटेल में बता रखा था, तीसरा है सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। कहता है अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दिए, प्रिंसिपल ने किसको गुड्स दिए, एजेंट को। आपको पता है हर दुकानों पे जितने भी बड़े बड़े शोरूम है, जो आपने एजेंसी ले रखी, पार्ले जी की, कोक की, सर्फ एक्सेल की, टाइड की, बड़ी बड़ी एजेंसियां ले रखी गोल बाजार में लोगों ने, तो वो अपनी सेल करने के लिए क्या बेचते हैं, सेल्समैन को बेचते हैं। सेल्समैन रखते नहीं रखते, रखते हैं, सेल्समैन रखते हैं, यस रखते हैं। क्या करने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए, कहीं एक को ले जाओ और बेचो। या मैंने कहा यार बीकानेर में माल बेचना है, मान लो मैंने वहां अपना एजेंट अपॉइंट कर दिया, क्या अपॉइंट कर दिया, मैं कहता हूँ 10% कमीशन दूंगा, क्या दूंगा, तो मेरा गुड्स बेच, कहते बेच दूंगा, आप मेरे को गुड्स भेजो। एजेंट को जब भी गुड्स बेचते ना, वो पैसे पैसे नहीं देता, हमने उसको बेचा थोड़ा ना, उसको दिया आगे बेचने के लिए, तो एजेंट कभी पहले पैसे नहीं देता, एजेंट कब देगा, गुड्स बेच के देगा। हाँ अनजान व्यक्ति है तो हम उसकी जानकारी ले लेंगे, उसे गारंटी दिला दे, जानकारी करवा दे, है ना, तो हम तेरे को गुड्स दे देंगे। अगली बात समझ में, तो बेटा फ्री में देंगे उसको, एजेंट को, तो एजेंट है ना। अब एक बार आपने बीकानेर में गुड्स बेचाने हैं, आपने ₹1,00,000 का गुड्स बेच दिया उसको, पैसे नहीं लिए, पैसे नहीं लिए ना, पैसे कब देगा वो, एक बार सप्लाई तो आपने विदाउट कंसिडरेशन कर दी, गवर्नमेंट कहते तूने दे दी होंगे बेचने के लिए, हम सप्लाई मान लेंगे, हम सप्लाई और GST लगाएंगे। कहते क्यों, कहते सुन, कहते सुना, कहता चलो बीकानेर भेजे हैं, कोई बात नहीं, बीकानेर से जब एजेंट बेचेगा तो राजस्थान में ही है, चलो कोई बात नहीं, GST मिल जाएगा। तू तो एजेंट अपना अपॉइंट कर लेगा चंडीगढ़ में, और यहाँ से कहाँ भेज दिए, चंडीगढ़, और हम तेरे GST ना ले, और चंडीगढ़ से वो आगे बिकेंगे तो वो वहां की गवर्नमेंट लेगी, हमारे को क्या मिलेगा। तो कहते हैं वो कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधी सी बात है, अगर प्रिंसिपल एजेंट को विदाउट कंसिडरेशन की गुड्स बेचता है तो भी हम उसे सप्लाई मानेंगे, उस पर क्या लगेगा, GST लगेगा। ये देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और सेकंड जल्दी से पढ़ के देख लो आपके बुक में।
क्लियर हो जाएगा, फटाफट पढ़ लो। आगे समझ में एग्जाम्पल डाउट बैठ गए, आगे समझ में। पहला कौन सा क्या था, बार बार रिवाइज करोगे। परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस हेड, दूसरा रिलेटेड, तीसरा एजेंट वाला, ऐसे ही दिमाग में दिखाना है। फोर्थ, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम अदर ओन इस्टेब्लिशमेंट, मतलब आपकी कोई रिलेटेड पर्सन इंडिया के बाहर रहता है, रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है, या आपकी ब्रांच या यूनिट इंडिया के बाहर है, फॉरेन ब्रांच, और आप उससे गुड्स या सर्विस लेते हो, गुड्स या दोनों है, वो वहां था, कहाँ लिखा हुआ है, हाँ, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, सॉरी गुड्स पे नहीं होगा, गुड्स पे एक्साइज लगती है, ओ कस्टम ड्यूटी लगती है, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम, देखो फॉरेन के केस में सिर्फ क्या है, सर्विस है, वहां पर भी अपनों ने पढ़ा था, आपने सर्विस क्या की, इंपोर्ट की, पढ़ा था ना, हाँ पढ़ा था ना, विद और विदाउट, हाँ, तो ये वो बात, वही बात यहाँ है, लेकिन यहाँ किसके केस में है, हाँ, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम अदर ओन इस्टेब्लिशमेंट, तो उस केस में भी अपने क्या मानेंगे बेटा, सप्लाई मानेंगे, सर्विस के केस में। सर गुड्स इंपोर्ट क्यों, तो बेटा उस केस में सर्विस जीएसटी नहीं लगता, उस केस में एक्साइज वो लग जाता, कस्टम ड्यूटी लग जाती है, ठीक है। पढ़ो इसका एग्जाम्पल को फटाफट, एग्जाम्पल पढ़ लो बस सीधे, एज इट इज एग्जाम्पल आएंगे बुक पेपर में, और पूछेगा बताओ सप्लाई है या नहीं है, पता कितने नंबर, 8 नंबर, आप लिखोगे ना पूरा उसके अंदर, आप नहीं लगोगे कि अकॉर्डिंग टू जीएसटी एक्ट, अकॉर्डिंग टू जीएसटी एक्ट रिलेटेड पर्सन या डिस्ट्रिक्ट पर्सन को अगर गुड्स विदाउट कंसिडरेशन के दिया जाता है तो भी हम सप्लाई मानते हैं, लिख दिया प्रोविजन, फिर लिखोगे इन द गिवन क्वेश्चन या इन द गिवन केस, इस केस में इसने इसको ऐसे ऐसे बेचा है, ये क्या है, इसलिए हम इसको ये नहीं मानेंगे, बस पहले प्रोविजन लिखना उसका और फिर उसका आंसर लिखना है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में, और फिर उसका कंक्लूजन लिखना है, समझ गई मेरी बात, चलिए तभी तो एग्जाम्पल पढ़वा रहा हूँ, आपको पता लग जाएगा कैसे लिखा हुआ है, देखो आंसर देखो, पता लग जाएगा कैसे लिखा हुआ है।